अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं घाटियां एवं पठार, वैलीज एंड प्लेटलेट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। घाटियां और पठार के बाद जो सवाल बनते हैं वो खत्म करते हैं। तो याद रखिएगा, समुद्र तल से तिब्बत के पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? तो 5 किमी है। तो तिब्बत की अगर जो पठार है, जिसे हम पामीर का भी पठार कहते हैं, पमीर का पठार, पामीर का पठार बोलते हैं। तो समुद्र तल से इसकी ऊंचाई अगर पूछे तो 5 किमी बता देना है, 5 किमी ही बताना है। और याद रखिएगा, तिब्बत का पठार मतलब तिब्बत में ही है, तिब्बत को ही पामीर का पठार बोला जाता है, ये भी आप जानते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। और तिब्बत किस क्षेत्र में है? चीन के क्षेत्र में आता है। कौन है ये बार बार मैं पढ़ा चुका हूँ, प्लीज कमेंट करेंगे। ठीक है, संसार की छत जिसे रूफ ऑफ वर्ल्ड किसे कहा जाता है? तिब्बत के पठार को, जिसे पामीर के पठार भी बोलते हैं, और ये तिब्बत में है। और छोटा नागपुर का पठार किस प्रकार के पठार का उदाहरण है? तो गुंबदकार पठार का उदाहरण है। क्लियर हो गए? देखिए, हमारे क्या नीलगिरी पठार, और नीलगिरी पहाड़ बोलिए, नीलगिरी पठार बोल दीजिए, और छोटा नागपुर पठार बोलिए। छोटा नागपुर तो हम जानते हैं झारखंड है, बिहार तक भी है, याद रखिएगा, और पश्चिम बंगाल है, छत्तीसगढ़, ये सब क्षेत्र तक फैला हुआ है। तो हमारा पठार जब दिखेगा छोटा नागपुर पठार तो गुंबदाकार। और नीलगिरी बताइए किस क्षेत्र तक फैला हुआ है? नीलगिरी पहाड़ी हम उसे बोलते हैं, बताइएगा। स्वात घाटी, स्वात घाटी या स्वात वैली बोलिए, और गिलगित घाटी, ये कहाँ है? तो गिलगित कहाँ होता है और स्वात कहाँ होता है? पाकिस्तान में है। तो प्रमुख घाटियां जो है पाकिस्तान की है, गिलगित घाटी और पाकिस्तान की घाटी। ग्रेट अर्टिजन बेसिन किस देश में स्थित है? तो हम बताएंगे ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया में है तो आप बताइए, ऑस्ट्रेलिया में एक पठार है जिसे किम वरेल का पठार भी बोलते हैं। आगे हम पढ़ाएंगे इसके बारे में, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया में एक घाटी का नाम बताइए जो कि आप जानते होंगे, लेकिन घाटी हम अभी तक नहीं पढ़े तो घाटी नहीं बताएंगे। बृहत बेसिन की बात करें किस देश में स्थित है? तो यूएस में है। तो बृहत बेसिन, ग्रेट बेसिन अगर पूछे तो कहाँ बताएगा? यूएस में। और ग्रेट आर्टिजन आर्टिजन बेसिन पूछे तो ऑस्ट्रेलिया में। और बृहत बड़ा ग्रेट बेसिन कौन सा है? यूएस में है। देखिए, मृत घाटी पूछे, डेथ वैली पूछे, किस लिए प्रसिद्ध है? तो अत्यधिक उष्णता के लिए प्रशिक्षित होता है। पंचशील घाटी अगर पूछे किस देश में अवस्थित है? तो अफगानिस्तान में अवस्थित है। पंचशील नाम का जो घाटी अगर पूछे, अफगानिस्तान। अब देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित मृत घाटी जो है भ्रंश घाटी का उदाहरण है। मृत घाटी, डेथ वैली जानते हैं ना, ये भ्रंश घाटी के नाम से जाना जाता है। घाटी, टेलर घाटी कहाँ है? तो हम बताएंगे अंटार्कटिका में है। तो अंटार्कटिका में क्या है? टेलर घाटी है। राजाओं की घाटी अगर पूछे किस देश में स्थित है? तो मिस्र में ही राजाओं की घाटी स्पेशल होती थी। देखिए, अंधी घाटी अगर पूछे कहाँ पाई जाती है? तो यूगोस्लाविया में पाई जाती है, यूगोस्लाविया में पाई जाती है अंधी घाटी। और लोटस चेंतल और बॉल फेक घाटी कहाँ स्थित है? तो स्विट्जरलैंड में, लैंड में। तो बॉल फेक घाटी, लोटस चेंतल, ये सब घाटी जो है आपको मिलेगा स्विट्जरलैंड में। क्लियर? थोड़े फन करते हैं, मस्ती करते हैं। सिर्फ देखिए, मेरा कहना है कि आप एक दो बार सुनिए, नहीं होगा याद तो मुझे आप कमेंट करके जितना मन जो सुना सकते हैं सुनाइए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर याद हो जाए तो एक थैंक यू जरूर करें, एक स्माइल जरूर दे दें, बस इतना ही चाहता हूं मैं। तो चलिए, तो देखिए, विश्व के प्रमुख पठार की अगर हम बात करेंगे ना, तो हम पठार का नाम और स्थिति कि जहाँ पे कहाँ पे स्थित है भाई, हम ये जानेंगे। तो स्थित कहाँ होगा? इतना मनी देश में से कहीं ना कहीं तो स्थित होगा ही होगा। तो चलिए, आज हम आपको तिब्बत चलते हैं। तिब्बत मतलब चीन का क्षेत्र में है। तो चलिए, तिब्बत का हम घुमाते हैं। तिब्बत में जाइएगा तो बहुत अच्छा नाम सुने होंगे, पमीर का पठार, जिसे हम तिब्बत का पठार भी कहते हैं। तो पमीर का पठार और तिब्बत का पठार देखना है तो तिब्बत में ही जाना पड़ेगा। तिब्बत का जो क्षेत्र है वो चीन में है, चीन कब्जा किए हुए है, तो इसलिए चीन में चला गया है। तो तिब्बत चीन है। तो तिब्बत में पमीर का पठार मिलेगा। पामीर का पठार बोलिए, पमीर का पठार बोल दीजिए, या तिब्बत का पठार बोल दीजिए, आपको याद हो जाना चाहिए। कोलंबिया का पठार अगर आपसे पूछे कि बताइए कोलंबिया का पठार कहाँ है, तो कोलंबिया जो आया था ना, संयुक्त राज्य अमेरिका में आया था, तो संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया। तो संयुक्त राज्य अमेरिका जो है कोलंबिया का पठार है, उसके नाम पे, कोलंबिया के नाम पे कोलंबिया का पठार हो गया है संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो बहुत ईजी है। अनातोलिया पठार, अनातोलिया, अनातोलिया कहाँ पे होगा? जहाँ पे तुर्क होगा, मतलब तुक तुक की बातें होगी, मतलब इसको कहते क्या बोलते हैं? बहस कहिए,
कर्क की बात होगी तो वहाँ पे तुर्क हो जाएगा। तो तुर्की में आपको अनातोलिया पठार है। आते हैं शान पठार। शान पठार कहाँ पे होगा? जहाँ पे शान होगा, जहाँ पे म्यांमार होगा, जहाँ पे बर्मा होगा। तो म्यांमार कहिए या बर्मा कहिए एक ही है। तो म्यांमार में ही शान पठार आपको दिखने को मिलेगा। तो शान पठार म्यांमार, ऐसे टिक लगा के आइएगा। अगर बात कर ले मध्य साइबेरिया पठार की, तो मध्य साइबेरिया पठार का अगर पूछे तो साइबेरिया जैसे ही शब्द आए तो रूस को याद रखिएगा, साइबेरियन याद रखेंगे। तो रूस में जो है एक पठार है उसका नाम है साइबेरिया पठार है। तो मध्य साइबेरिया पठार रूस में है, तो रूस में ही साइबेरिया पठार है। लिबियाई, लिबियाई पठार के नाम से बताइए कौन सा है लिबियाई पठार? तो लिबिया पठार बोल दीजिए या लिबियाई पठार बोलिए, लिबिया में ही होगा। तो लिबिया में और मिस्र में है ये लिबियाई पठार। तो लिबियाई पठार जो है अगर देखना है तो लिबिया में जाइए, नहीं तो इजिप्ट जाइए, वहां से आपको ये पठार दिखेगा। अच्छा जी, ये पठार आपको दिख रहा है तो संयुक्त राज्य अमेरिका में भी एक पठार तो अभी पढ़े, कौन सा पठार पढ़े बताइए? बताइए कौन सा पठार पढ़े? तो हम उस पठार का नाम जानते हैं, उस पठार का नाम है कोलंबिया पठार। चूंकि हम जानते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में दो पठाराव है संयुक्त राज्य अमेरिका में, कौन कौन? तो एक तो कोलोराडो पठार है और एक पिडमॉन्ट पठार है। तो कोलो जहां पे कोलंबिया होगा वहां पे संयुक्त राज्य अमेरिका होगा। तो कोलंबिया ऐसे याद रखिए, कोलोराडो पठार भी एक है। तो कोलंबिया पठार, कोलोराडो पठार और पिडमॉन्ट जहां पे पीठ पे बैठा है पिडमॉन्ट, ये पठार जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में है। तो कोलोराडो, पिडमॉन्ट ये सब पठार जो है हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका में है। अगर बात करें अर्जेंटीना में, तो जहां अर्जेंटीना पे क्या होगा? पैंटागोनिया पहन के जाइएगा, पैंट नहीं पहनिएगा, मतलब थोड़े फन है, इमेजिन मत करिएगा, नॉर्मल धरातल पर रहिएगा। पैंटागोनिया पठार है, अगर वहाँ पे फुल प्रूफ जैसा रेगिस्तान में नहीं जाइएगा तो अर्ज करते रह जाइएगा, शायरी मारते रह जाइएगा, लेकिन वहाँ पे कोई सुनने वाला नहीं होगा। इसलिए पैटागोनिया पठार अर्जेंटीना में ही है, क्योंकि पैटागोनिया नाम का मरुस्थल भी है ना? मैंने बोला था भी पैटागोनिया अर्जेंटीना। गुयाना, गुयाना जो है पठार है। अब देखिए गुयाना, अब गुनगुनाते रह जाइए उस पठार में, तो उसको गुनगुनाने के लिए उस जगह पे जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे गुनगुनाएगा तो आपकी आवाज़ें भी गुनगुनाएगी। तो गुनगुनाना पठार अगर आपको पूछे या गुयाना पठार पूछे तो वेनेजुएला में चले जाइएगा। वेनेजुला और एक नाम से याद रखिए, गुयाना नाम का भी जगह भी है, उसी के नाम पे पठार भी है। ये हो गए, सूरी नाम का एक जगह है, उस जगह पे ही गुयाना पठार फैला हुआ है। और यहाँ पे फ्रेंच गुयाना भी है। तो गुयाना, फ्रेंच गुयाना, सूरीनाम, वेनेजुएला तक ये विस्तृत है गुयाना पठार। अब देखिए ब्राजील की बात करें तो ब्राजील में हम तो रेगिस्तान जान गए, घास के मैदान समझ गए, लेकिन हमको घास के मैदान तो हम समझ गए ब्राजील में, लेकिन मांटो ग्रासो पठार जो है ये हम नहीं जानते थे। अब ये भी पठार है, तो मांटो ग्रासो पठार जो है ब्राजील में है। कैसे बोलिएगा? मांटो ग्रासो पठार कहाँ है? तो ब्राजील में है। मैं बात करूं मांटो ग्रासो पठार कहाँ है जी? तो ब्राजील में है जी। तो मांटो ग्रासो पठार कहाँ है? ब्राजील में है। मंगोलिया पठार जैसे ही शब्द आएगा तो मंगोलिया व चीन में है। तो मंगोलिया पठार मंगोली व चीन में आपको दिखेगा, मांटो ग्रासो पठार ब्राजील में दिखेगा। ये सब चीज आपको देखना है और मस्ती के साथ, फन के साथ रहना है। तो मांटो ग्रासो पठार अगर आपको देखने जाना है तो आप ब्राजील चले जाइए, वहां पे आपको दिखेगा। मंगोलिया पठार, मंगोलिया रेगिस्तान, मंगोलिया मरुस्थल, ये सब का नाम सुने होंगे। उसी तरह मंगोलिया पठार भी है, मंगोलिया में और चीन में है, बात खत्म। मंगोलिया मरुस्थल भी है, मंगोलिया पठार भी है। पोतबार, पोतबार पठार कहाँ है? पाकिस्तान में। पाक से पाकिस्तान और पोत से पोतबार, पोतबार पा से पाकिस्तान, तो पी के में जाइएगा तो पोतबार पठार आपको दिखेगा। अगर पूछे मेसेटा, मेसेटा नाम का जो है क्या है? पठार है। तो मेसेटा पठार जो है ये आइबेरिया प्रायद्वीप में पड़ता है, जो कि स्पेन में आपको दिखेगा। तो स्पेन में मेसेटा पठार आपको दिखेगा। वो भी स्पेन का कौन सा क्षेत्र? तो आइबेरिया प्रायद्वीप कहा जाता है उसे, उसी जगह आपको मिलेगा मेसेटा। अलास्का की बात करें, अलास्का कहिए या यूकॉन पठार कहिए, तो अलास्का पठार या यूकॉन पठार जो है ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका में है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में कितने पठार अभी पढ़े? कोलंबियस पठार पढ़े और रेडो पठार पढ़े, पिडमॉन्ट पठार पढ़े और अभी पढ़ रहे अलास्का यूकॉन पठार पढ़ रहे हैं। अच्छा, अब बताइए एशिया माइनर, एशिया माइनर का नाम सुने होंगे, तो एशिया माइनर नाम का पठार मिलेगा तुर्की में ही मिलेगा। और तर्क नाम का तुर्की पे एक और
नाम सुने होंगे, अनातोलिया पठार, ये भी तुर्की में ही है। एशिया माइनरी पठार भी आपको तुर्की में ही है। अब देखिए लॉरेशिया, लॉरेंसिया बोलिए या लॉरेशिया पठार बोलिए, ये आपको कनाडा में मिलेगा। कनाडा में क से कनाडा, और इंग्लिश में है ना, तो इंग्लिश में ही नाम रख दिया है लॉरेशिया पठार। लॉरेंस पठार ऐसे पूरा नाम है। अब देखिए टकला मकान पठार। अब टकला मकान नाम का मरुस्थल पड़े थे चीन में, तो ये टकला मकान का पठार भी है, चीन में ही होगा तो, है ना? टकला कहाँ होंगे जहाँ चीन है। चलिए ऐसे याद रखिएगा। मालवा का पठार की बात करें तो मालवा का पठार जो है ये हमारे भारत में है। तो मालवा का पठार आपको देखना है तो अपने भारत में ही रहिए और घूमिए। अगर बात करें आदा माँ का पठार, क्या बोलेगा? आदा माँ वा का पठार नाइजीरिया में है। कहाँ है? नाइजीरिया में है। और ये याद रखिएगा किम बरेल का पठार अगर पूछे तो किम बरेल कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में है। क से कंगारू, क से किम बरेल पठार, ऐसे याद रखिएगा क्योंकि कंगारू कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। दूसरी जगह कंगारू अगर है तो किम बरेल पठार भी है ऑस्ट्रेलिया में। देखिए उटपटांग बोलने से क्या होता है? माइंड सेट हो जाता है। नहीं विश्वास है तो आप सिर्फ सुनिए और एग्जाम देने जाइए। अगर ये आ गया ना तो यही मेरा जो बकवास जो डायलॉग है वो आपको याद आ जाएगा वहाँ पे और सही लगा के आएगा। लोएस पठार की बात करें तो लोएस पठार जो है चीन में है। कहाँ है? चीन में। चीन में जाइए तो लोएस लोल जैसा रहना पड़ेगा, अन्यथा वहाँ पे गोली से धांस उड़ा देगा, कोई फायदा नहीं है चीन में। तो याद रखिएगा लोएस पठार में जाइएगा तो चीन है। ये सिर्फ फन के लिए बकवास करता हूँ जिससे आपको याद होने चाहिए। अब चलिए ये तो हम समझ गए। इसके बीच में एक पॉइंट जो हमेशा बताता हूँ सुनिए, चुंबी घाटी से जो है भारत, भारत मतलब सिक्किम, भारत का राज्य जो है सिक्किम, तो चुंबी घाटी से भारत, भूटान और चीन मतलब चीन का तिब्बत क्षेत्र, तीनों देशों की सीमा को स्पर्श करता है चुंबी घाटी। याद रखिए चुंबी वैली अगर पूछे तो भारत, भूटान और चीन के तीनों सीमा को स्पर्श करता है। भारत का सिक्किम, भूटान पूरा और तिब्बत, चीन का तिब्बत, याद रखिए। चलिए अब बात करते हैं विश्व की प्रमुख घाटियों की बात करते हैं, जिसमें हम बताएंगे नुब्रा घाटी। तो नुब्रा घाटी अगर कहाँ है तो हम बताएंगे भारत। भारत के कौन से क्षेत्र में? तो जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर में आपको नुब्रा घाटी मिलेगा। याद रखिएगा नुब्रा वैली बोलिए आपको, और ये भारत के जम्मू कश्मीर में आपको मिलेगा। और 10 चोटियों की घाटी अगर पूछे विश्व में 10 चोटियों की घाटी किसे बोला जाता है तो हम बोलेंगे कनाडा को। 10 चोटियों की घाटी अगर कहाँ है तो हम बताएंगे कनाडा में है, ऐसे बोल दीजिए। और याद रखेंगे नॉर्वे की बात करते हैं। नॉर्वे में एक घाटी है, वैली है, जिसे हम रोम सडेलन बोलते हैं, डेलन बोलते हैं। देखिए रोम्स डेलन घाटी नाम का एक क्षेत्र है जो कि आपको नॉर्वे में मिलेगा। तो रोम्स डेलन नाम की घाटी है मतलब वैली है, आपको वहाँ पे कहाँ मिलेगा? नॉर्वे में मिलेगा। तो नॉर्वे अगर जाना है ना तो रोमशन डेलन घाटी जाना पड़ेगा, रोमांच के क्षेत्र में जाना पड़ेगा, वहाँ पे जाइए तो आपको ये क्षेत्र मिलेगा। देखिए कभी कभी कोई शब्द जो है फन के लिए मैं बोलता हूँ, कभी आप इस चीज़ को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से या किसी को तंग करने के पॉइंट ऑफ व्यू से या कुछ शब्दों के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लेंगे, सिर्फ याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू चलेंगे। अगर बात करें लॉटर ब्रूनेन घाटी अगर पूछे कहाँ है तो हम बताएंगे स्विट्जरलैंड में है। अब स्यूट कहाँ पे होगा? जहाँ पे मीठा मीठा कुछ खाने का, कुछ देखने का, कुछ अच्छा सा नेचर होगा। तो स्विट्जरलैंड जाइए तो वहाँ पे लॉटर नाम का एक घाटी मिलेगा। तो लॉटर ब्रूनेन नाम का एक घाटी है, वैली है, वो आपको वहीं पे मिलेगा, स्विट्जरलैंड में ही मिलेगा। अच्छा जी, अगर बात करूं कि भारत के आंध्र प्रदेश और तेलंगाना क्षेत्र में एक घाटी है भारत में, ठीक है, कौन सी घाटी है? तो अराकू घाटी है, अराकू वैली है। तो अराकू नाम का जो है वैली है, आज से आंध्र प्रदेश, आज से अराकू घाटी, ये जो है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का क्षेत्र होगा, क्योंकि आंध्र प्रदेश में ही पहले था ना, तेलंगाना अलग हो गया, तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना हो गया जो कि भारत में ही है। खुम्बू घाटी नाम ही सुन के आपको नेपाल याद आएगा, खुन्नस वाली चल रही है अभी, तो खुम्बू घाटी बोलिएगा। तो खुम्बू घाटी, खुम्बू वैली नेपाल में है। अगर पूछे कि गीजर की घाटी कहाँ है तो गीजर की घाटी कहाँ मिलेगी? रूस में मिलेगा। रूस में गीजर की घाटी है भाई, तो गीजर की घाटी रूस। अच्छा, तो अब बताइए दामोदर की घाटी कहाँ मिलेगी? तो याद रखना है कि दामोदर की घाटी आपको मिलेगी भारत और पश्चिम बंगाल में मिलेगा। तो याद रखिएगा भारत के पश्चिम बंगाल में दामोदर नदी भी है, दामोदर घाटी भी है, दामोदर वैली है ना, तो वहीं पे नदी भी तो वहीं से है, याद रखिएगा। तो दामोदर घाटी भारत के पश्चिम बंगाल, ऐसे झारखंड में भी है, याद रखिएगा दामोदर नदी है, दामोदर घाटी है पश्चिम बंगाल में। लैटिन घाटी अगर पूछे तो फैला हुआ रहता है ना घाटी, झारखंड का भी हिस्सा में आएगा। लैटिन घाटी की अगर बात करें, लैटिन घाटी की बात करें, लैटिन वैली की बात करें तो इटली चले जाइएगा। इटली में जाइएगा ना तो वहाँ पे लैटिन घाटी आपको मिलेगा, लैटिन वैली, लैटिन मिलेगा और कुछ अर्थ नहीं लगाइएगा फन के लिए।
अब देखिए स्पीति, स्पीति घाटी की बात करें। स्पीति घाटी क्या है? तो ये भारत के हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र में पड़ता है। तो भारत के एचपी क्षेत्र में आपको स्पीति घाटी मिलेगा। स्पीति घाटी मिलना है तो अगर भारत के हिमाचल प्रदेश में जाएगा तो वहीं पे मिलेगा। हुंजा घाटी अगर बात करें, हुंजा वैली जिसे बोलते हैं, वो पाकिस्तान में मिलेगा। वैले डेला लूना घाटी अगर पूछे तो चिली में है। तो वैले डेला, वैले मतलब याद रखिएगा, बैल लेके नहीं जाना है। वैले मतलब है कि अगर मान लीजिए पर्स में पैसा है तो डेला लूना घाटी जाइए, लूना घूम सकते हैं, लूना पे जा सकते हैं, अन्यथा नहीं जा सकते। और लूना घाटी कहाँ है? चिल्ली में है। ये सिर्फ बकवास करता हूँ। पहले डेला लूना घाटी अगर पूछे तो चिल्ली, और नीलम घाटी अगर पूछे तो पाकिस्तान चले जाइएगा। अब देखिए नीलम घाटी, कितनी खूबसूरत नाम है नीलम घाटी, वो भी पाकिस्तान में, लेकिन उसका अच्छा से ध्यान नहीं रखता होगा क्योंकि नाम दूसरा है ना, नीलम। ये खेल है। चलिए अगर बात करूँ बराक घाटी की बात करूँ, बराक घाटी हमारे भारत के असम में है, आपको याद रखिएगा। चलिए बराक घाटी अगर पूछे तो भारत के असम में है। अगर ओलंपिक घाटी अगर पूछे तो कैलिफोर्निया में है। तो ओलंपिक घाटी पूछे तो कैलिफोर्निया में है। चितवन घाटी पूछे तो नेपाल में है। चितवन जहाँ पे चित्त को खो दीजिए, अपने मन को मेडिटेशन में डाल दीजिए, वो घाटी अगर देखना है तो नेपाल चले जाइए। तो चितवन नेपाल। चुंबी घाटी जहाँ पे चुंबी हो रही है वो चीन है। चू से चुंबी, चू से चीन, ऐसे याद रखिएगा। चुंबी घाटी अगर देखना है तो चीन के तिब्बत जाइए, भारत जाइए, भूटान। और ये चुंबी घाटी जो है तीनों को सीमा से जोड़ता है, तीनों का सीमा है चुंबी घाटी। और दून घाटी तो भाई भारत के उत्तराखंड में, दून कहाँ है? भारत के उत्तराखंड में है दून घाटी, चुंबी घाटी। ये सब जो शब्द मैं बोलता हूँ, यूज करता हूँ, आप बस फन के लिए लेंगे, प्लीज रिक्वेस्ट है। तो चलिए आगे चलते हैं और थोड़ा समझते हैं, और नेक्स्ट वीडियो आते हैं हम लोग देश एवं उनकी सीमाएं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की बात करते हैं। तो चलिए बॉर्डर लाइन की बात करते हैं, और इसे फिर ये जो है पार्ट जो है थर्ड खत्म होगा, फिर फोर्थ पार्ट आएगा और वो भी क्लियर होगा। चलिए बात करते हैं हम लोग कैस्पियन सागर की, मतलब देश एवं उनकी सीमाएं, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हम पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें हम देखते हैं, क्या आप देखते हैं तो सुनिए। कैस्पियन सागर जो है किन देशों की सीमा को स्पष्ट करती है? आपसे सवाल पूछेगा कि कैस्पियन सागर का नाम सुने होंगे, अवश्य सुने होंगे, इतने बार से पढ़ते आ रहे हैं तो सुने होंगे। आप प्लीज कमेंट करेंगे। हम आपसे एक सवाल है कि आप बताइए एनसीईआरटी का, क्या आप किताब का बेसिक नॉलेज लेना चाहते हैं, बेसिक डिटेल सुनना चाहते हैं, या आपको मन है कि मैं उस एनसीईआरटी को 6 to 8 तक 1 by 1 डिटेल के साथ आपको याद करवा दूं, पढ़ा दूं और उससे क्वेश्चन भी बना दूं? प्लीज कमेंट कीजिएगा। चलिए कैस्पियन सागर जो है किन देशों की सीमा को स्पष्ट करती है? तो अजरबैजान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान और रूस को जो है टच करती है। तो कैस्पियन सागर कहाँ कहाँ आपको दिखेगा? तो अजरबैजान में दिखेगा, कजाकिस्तान में दिखेगा, तुर्कमेनिस्तान में दिखेगा, ईरान में दिखेगा और रूस में आपको दिखेगा कैस्पियन सागर। ऐसे आप याद कर सकते हैं। बांग्लादेश जो है भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा जो है बनाता है, स्थलीय बनाता है, स्थलीय, समझ गए? तो स्थलीय सीमा सबसे लंबा अगर पूछे तो बांग्लादेश, क्योंकि पहले तो बांग्लादेश पाकिस्तान तो हमारे भारत में ही था, तो वो अलग हो गए। 20 डिग्री उत्तरी समानांतर रेखा, 20 डिग्री उत्तरी अगर समानांतर रेखा पे जाएंगे, पैरेलल रेखा पे, मतलब पैरेलल लाइन पे जाएंगे नॉर्थ में, तो किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो हम बताएंगे लीबिया और सूडान के बीच है। तो 20 डिग्री उत्तरी समानांतर रेखा अगर पूछते तो लीबिया और सूडान टिक लगा के आइएगा, आपका आराम से हो जाएगा। अब इजराइल की सीमा जो है, इजराइल का नाम सुने होंगे, फेमस है। तो इजराइल की अभी लड़ाई भी चल रहा है करंट में। तो इजराइल की सीमाएं जो है किन किन देशों को स्पष्ट करती है? तो बताइए किन किन देशों को जो है स्पष्ट करती है? तो लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र को जो है टच करती है। ठीक है, तो देशों से स्पर्श जो करती है, ठीक है, वो कौन सी सीमा करती है? तो इजराइल सीमा करती है। तो इजराइल की सीमाएं जो है याद रखिएगा, लेबनान नाम का जो जगह है, सीरिया नाम का जगह है, जॉर्डन नाम का जगह है और मिस्र नाम का जगह है, उस जगह पे करती है। क्लियर हो गए? चलिए ये तो बात हो गए। अगर मैं बात करूं दक्षिण पूर्वी एशिया, कौन सा देश जो है स्थल रुद्ध है? तो दक्षिण पूर्वी एशिया का कौन सा देश जो है स्थल रुद्ध है? क्या नाम है? लाओस है। तो लाओस जो है ये दक्षिण पूर्वी एशिया का स्थल रुद्ध है, स्थल है, जमीन है, याद रखिएगा। ठीक है, और देखिए हॉर्न ऑफ अफ्रीका, क्या है? हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन से देश जो है सम्मिलित है? तो हम बताएंगे सोमालिया सम्मिलित है, इथोपिया सम्मिलित है और जिबूती सम्मिलित है और इरिट्रिया सम्मिलित है। तो इरिट्रिया, सोमालिया, इथोपिया और जिबूतिया, जिबूती बोल दीजिए या जिबूतिया बोलिए, ये सब जो है हॉर्न ऑफ अफ्रीका देश से सम्मिलित है।
मतलब ये सब अफ्रीका के क्षेत्र में है, जिसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। नॉर्वे का नाम सुने होंगे, स्वीडन का नाम सुने होंगे, फिनलैंड का नाम सुने होंगे, आइसलैंड एवं डेनमार्क का नाम सुने होंगे। ये सब जो नाम है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड और डेनमार्क, ये सब जो है स्कैंडिनेवियन देश के समूह में सम्मिलित है। किसके समूह में? एसके याद रखिए, स्कैंडिनेवियन, याद रखिएगा, इसी के समूह में सम्मिलित है सारा देश, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, इस सबको जोड़कर समझिए एक बना है। भौगोलिक रूप से अगर देखें, भौगोलिक रूप से देखें तो उत्तरी अमेरिका में स्थित होने वाली या होने पर, याद रखिएगा, फिर से कर देता हूं, भौगोलिक रूप से उत्तरी अमेरिका में स्थित होने पर भी कौन सा देश जो है राजनीतिक दृष्टि से यूरोप का भाग है, तो वो है ग्रीनलैंड। सोचिए, मतलब उत्तरी अमेरिका में स्थित है भौगोलिक रूप से, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से अगर देखें तो यूरोप का भाग हो गया है। कौन? ग्रीनलैंड। समझ गए? ग्रीनलैंड यूरोप का भाग हो गया है राजनीतिक रूप से, याद रखिएगा, भौगोलिक रूप से उत्तरी अमेरिका का। जिम्बाब्वे को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? तो दक्षिण रोडेशिया के नाम से जाना जाता था। रोडेशिया के नाम से जाने जाते थे। कौन सा? ये जिम्बाब्वे जाना जाता था। समझ गए? साउथर्न रोडेशिया, रोडेशिया बोला जाता था। रियो ग्रांडे नदी, तो रियो ग्रांडे नदी जो है किन दो देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करता है या निर्माण करती है? तो मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच जो है सीमा बनाती है। तो कौन सी नदी बनाती है? कौन सी रिवर? तो रियो ग्रांडे नदी बनाती है। इन दोनों के बीच, मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच सीमा बनाती है। विक्टोरिया झील की बात करें तो विक्टोरिया झील जो है तंजानिया और युगांडा के मध्य है, याद रखेंगे, जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा निर्धारित करती है। तंजानिया और युगांडा के बीच का अंतर्राष्ट्रीय सीमा निर्धारित करती है, ये भी जान लीजिए। तो दोनों में हो गया ना, युगांडा और तंजानिया दोनों में। आगे बात करें तो 38वीं समानांतर सीमा रेखा किन दो देशों के मध्य सीमा निर्धारित करती है? तो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच जो है निर्धारित करती है। तो उत्तर कोरिया चले जाइए, मतलब नॉर्थ कोरिया चले जाइए और साउथ कोरिया, इन दोनों के बीच में, मतलब एनके और एसके में चले जाइएगा तो दोनों के बीच में मिलेगा 38वीं समानांतर जो है सीमा रेखा मिलेगा। दोनों के बीच ये सीमा रेखा है। अगर पूछे मैनी नॉट रेखा, मैनी नॉट रेखा जो है किन देशों के मध्य जो है सीमा निर्धारित करती है? तो फ्रांस और जर्मनी के मध्य जो है सीमा निर्धारित करती है। तो फ्रांस और जर्मनी के बीच जो है सीमा निर्धारित करती है वो है मैगी नॉट रेखा है। क्या है? मैगी नॉट रेखा है। याद रखने वाली बात है। अगर और बात करें हम लोग तो चलिए आगे जानते हैं और समझते हैं। म्यांमार को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? तो बर्मा के नाम से जानते थे, सिंपल बात है। रेड क्लिफ रेखा, ये हम जानते हैं 15 अगस्त 1947 को निर्धारित किया गया। 15 अगस्त 1947 को निर्धारित किया गया, रेड क्लिफ द्वारा ये किया गया था। रेड क्लिफ ये भारत पाकिस्तान का ये सीमा रेखा है। राष्ट्रीय सीमा रेखा की बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा में सबसे पहले हम डुरंड रेखा की बात करेंगे। डुरंड रेखा जो है ये है पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के मध्य सर मोटीगर डुरंड द्वारा सीमा निर्धारित की गई है। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य सर मोटीगर डुरंड द्वारा सीमा निर्धारित की गई है, परंतु अफगानिस्तान इस सीमा निर्धारण को स्वीकार नहीं करता है। किस सीमा रेखा को? ये सीमा रेखा डुरंड रेखा को कौन नहीं करता है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अफगानिस्तान इसे एक्सेप्ट नहीं करता है। और ये पता है ब्रिटेन का था मोटीगर डुरंड, इसी के नाम पर जो है बना हुआ है डुरंड रेखा, और ये ब्रिटेन का था, इसी के द्वारा जो है निर्धारित किया गया था। लेकिन अफगानिस्तान इस रेखा को नहीं मानता है, याद रखिएगा। मैकमोहन रेखा की बात करें तो मैकमोहन रेखा जो है वर्ष 1914 में सर मैकमोहन, जो मैकमोहन था वो ब्रिटेन का था। सब ब्रिटेन ही किया है ये सब, क्योंकि ब्रिटेन था ना कब्जा कर रहा था, तो इसलिए तो मैकमोहन रेखा जो है 1914 में सर मैकमोहन ने एक समझौता के अंतर्गत भारत चीन सीमा का निर्धारण किया, और ये 700 मील लंबी रेखा बताई गई है। कितनी? 700 मील लंबी रेखा बताई गई है। अगर मैं बात करूं रेड क्लिफ का, तो ये भी ब्रिटेन का ही रहने वाला था। ये भारत पाकिस्तान के बीच ये सीमा बनाई गई है, और ये निर्धारण जो है 15 अगस्त 1947 को किया गया था। और किसके द्वारा? तो ये रेड क्लिफ के द्वारा ही किया गया था, सेरिल रेड क्लिफ के द्वारा। हिंडनबर्ग रेखा की बात करें तो हिंडनबर्ग रेखा अंतरराष्ट्रीय रेखा है ना, इसमें हिंडनबर्ग रेखा की बात करेंगे तो प्रथम विश्व युद्ध के समय में निर्धारित यह रेखा जर्मनी और पोलैंड के मध्य किया गया था। तो हिंडनबर्ग रेखा अगर पूछे, लाइन पूछे किसके किसके बीच हुआ था? जर्मनी और पोलैंड के मध्य हुआ था, और यह प्रथम विश्व युद्ध के समय निर्धारित किया गया था। अगर पूछे मैन रहीम रेखा की बात करें तो मैन रहीम
रेखा जो है ये सोवियत रूस और फिनलैंड के मध्य किया गया था, सीमा निर्धारित किया गया था। मैन रहीम रेखा नाम सुने हैं कभी? नहीं सुने होंगे, लेकिन सुन लीजिए, अब से सवाल बनता है। मैगी नॉट रेखा की बात करें, बीपीएससी वाले समझ रहे होंगे, जो बीपीएससी टीचर को छोड़कर और तैयारी करते हैं बीपीएससी का, उसके लिए बोल रहा हूँ। टीचर वाले में तो बहुत ज़रूरी है, सब पढ़ लीजिएगा। मैगी नॉट रेखा जो है फ्रांस द्वारा खींची गई जर्मनी और फ्रांस के मध्य की सीमा रेखा है। याद रखिएगा मैगी नॉट। अगर पूछे 17वीं समानांतर रेखा पूछे कि उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम की सीमा रेखा है, तो 17वीं अगर पूछे समानांतर रेखा कौन सी है, तो उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम की सीमा रेखा है। मैग्नीनॉट जर्मनी और फ्रांस। अगर 24 में 24वीं समानांतर रेखा पैरेलल रेखा लाइन पूछे, तो कच्छ के पास जो है, याद रखिएगा, जिससे पाकिस्तान मतलब भारत पाक की सीमा रेखा मानता है, किंतु भारत इसे अस्वीकार करता है, बोलता है कच्छ का रन तो मेरा ही है, पाकिस्तान को कैसे दे दूं। तो पाकिस्तान अपने आप को समझता है कि ये मेरा है, लेकिन हम भारत वाले समझते हैं ये मेरा है, इस सीमा को मैं नहीं मानूंगा। 141 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा की बात करें, तो वो अलास्का और कनाडा की सीमा रेखा बनता है। तो 141 डिग्री पूछे अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा किसका है, तो अलास्का का, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में है अलास्का, और कनाडा का सीमा बनता है। अगर A49 समानांतर रेखा की बात करें, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा का जोड़ी है। तो 49 संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा, और अलास्का और कनाडा 141, याद रखिएगा 141। और याद रखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट कि एक और रेखा है जिसे ओडर नीसे रेखा बोलते हैं, जो कि पूर्व जर्मनी और पोलैंड के मध्य ये सीमा रेखा है, ओडर नीसे रेखा। और थोड़ी जानकारी ले लें तो ये जान लीजिए कि सिग फ्रायड रेखा की बात करें, तो द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व फ्रांस मतलब पूर्व फ्रांस और जर्मनी की सीमा पर दीवारों, मीनारों और सैनिक चौकियों से घिरी प्रतिरक्षा रेखा जो जर्मनी द्वारा निर्मित की गई है। तो फ्रांस और जर्मनी की ये सीमा रेखा है, इसी पे दीवार और मीनार बनाया गया और सैनिक का चौकी बनाया गया है, जिसपे घिरा हुआ है, और ये उसी रेखा का नाम है सिग फ्रायड रेखा। तो फ्रांस और जर्मनी की ये रेखा है। क्लियर हो गए? तो ये हो गए हमारे अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा। अगर बात करूं थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट का, तो याद रखिएगा मक्का जल संधि, जो कि मलेशिया को सुमात्रा द्वीप से पृथक करती है, जो कि अंडमान और दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है। तो अंडमान सागर को दक्षिण चीन सागर से जोड़ती है, वो है सुमात्रा द्वीप, जो कि मलाक्का जल संधि भी बोलते हैं, जो कि मलाक्का जल संधि मलेशिया को सुमात्रा द्वीप से पृथक करती है, अलग करती है, और अंडमान सागर और दक्षिण चीन को जोड़ती है। क्लियर? चलिए सकते हैं, यहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं विश्व के प्रमुख नगर एवं उनके भौगोलिक उपनाम पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए कौन सा देश जो है सूर्योदय के देश के नाम से जो है प्रसिद्ध है, तो हम बताएंगे जापान। सूर्योदय के देश से अगर हम पूछें तो हम बताएंगे जापान प्रसिद्ध है, हम जानते हैं। अगर पूछे दक्षिण अफ्रीका की संसद जो पार्लियामेंट है किस नगर में स्थित है, तो केप टाउन में स्थित है। कहाँ है? केप टाउन में स्थित है, ये बात तो हम जानते हैं। अगर पूछे कंधार नगर कहाँ स्थित है, तो अफगानिस्तान में है। जो कंधार का कहानी सुनते हैं ना, वो नगर आपको अफगानिस्तान में चला गया है, ये भी बात हम समझ गए। अगर आपसे पूछे आइसलैंड द्वीप की बात करेंगे, जो आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में स्थित है। तो अगर पूछे आइसलैंड द्वीप कहाँ है भाई, तो हम बताएंगे आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में चली जाएगी, साउथ में चली जाएगी, मिल जाएगा। सन सिटी पूछे, सन सिटी अवस्थित है तो दक्षिण अफ्रीका में अवस्थित है, तो सन सिटी कहाँ है? साउथ अफ्रीका में। और पूछे कि क्वांटो के मैदान किस देश में स्थित है, तो जापान में स्थित है। तो क्वांटो के मैदान जो है कहाँ है, तो हम बताएंगे जापान में स्थित है। ये बात तो हम समझ गए। अगर आपसे पूछते और क्या पूछे, थोड़ा फास्ट चलेंगे, भारत के किस स्थान को मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है, तो हम बताएंगे खजियार को बोल देंगे, खजियार बोलिएगा, डबल जो है लेकिन खजियार बोलिएगा। खजियार मतलब हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के मतलब एचपी के कहाँ? चंबा एक जगह है, और चंबा जगह में खजियार है, उसी को कहा गया है मिनी स्विट्जरलैंड में। तो हिमाचल प्रदेश को ही मिनी स्विट्जरलैंड कहा गया, स्विट्जरलैंड कहा गया है, ये भी बोल सकते हैं। टर्की का कौन सा नगर जो है पश्चिम का द्वार कहलाता है, तो इस्तांबुल को कहा जाता है पश्चिम का द्वार। तो टर्की अगर जाइएगा ना, तो आपको इस्तांबुल जाइएगा तो उसी को हम बोलेंगे पश्चिम का द्वार, ठीक है, वेस्ट का द्वार बोला जाता है। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किस देश को कहा जाता है, तो भूटान को। यही याद रखिएगा, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किस नाम से जाना जाता है, कौन से देश को कहते हैं, तो भूटान को कहते हैं। चलिए ये भी बात सही है। अगर आपसे पूछे मध्यरात्रि का सूर्य
कहाँ दिखाई देता है? तो नॉर्वे में दिखाई देता है, मतलब नॉर्थ पोल में दिखाई देता है, उत्तरी ध्रुव में दिखाई देता है। ठीक है? तो मध्य रात्रि का सूर्य अगर पूछे तो नॉर्वे। अगर पूछे संयुक्त राज्य अमेरिका के केंटू क्या बोलेगा? केंटुकी राज्य को ब्लू ग्रास स्टेट भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा संयुक्त राज्य जो अमेरिका है, अमेरिका के एक राज्य है जिसका नाम केंटुकी है। क्या है? केंटुकी। और केंटुकी के जगह पे जो है, केंटुकी जो राज्य है उसी को कहा गया ब्लू ग्रास स्टेट कहा गया है। क्या कहा गया? ब्लू ग्रास स्टेट कहा गया है। वह कौन सा देश है जिसे झीलों का वाटिका मतलब गार्डन ऑफ लेक की संज्ञा दी गई है? वाटिका मतलब याद रखिए, झील मतलब लेक और गार्डन मतलब वाटिका मतलब वन, उसी को बोलते हैं, बगीचा को बोलिए, सॉरी। तो झीलों का वाटिका कहा गया है, गार्डन ऑफ लेक कहा गया है फिनलैंड को। किसे कहा गया? फिनलैंड को कहा गया है। अगर आपसे पूछिए पक्षियों के महाद्वीप के नाम से किस महाद्वीप को जाना जाता है, तो हम दक्षिण अफ्रीका को, साउथ अमेरिका को जानते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? पक्षियों का महाद्वीप कहते हैं। वहां पे पक्षी मिलते हैं दक्षिण अमेरिका में। यूरोप की तेल राजधानी किसे कहा जाता है? तो यूनाइटेड किंगडम को कहा जाता है तेल राजधानी। यूरोप का तेल राजधानी बोलिए, यूरोप की तेल राजधानी बोलिए। और यूनाइटेड किंगडम में कौन सा जगह? एवरडीन। क्या बोलिएगा? एवरडीन। इसी को कहा जाता है यूरोप की तेल की राजधानी या यूरोप की तेल राजधानी कहा जाता है। विश्व के किस शहर को धूम्र नगर मतलब स्मोक टाउन के नाम से जाना जाता है? तो शिकागो को जाना जाता है। किसे? शिकागो को जाना जाता है, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है। शिकागो कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। उसी को कहा गया स्मोक टाउन। वहाँ पे बहुत स्मोक होते हैं। पूर्वी समुद्र की जो है स्वामिनी की संज्ञा किस देश को दी गई है? तो श्रीलंका को दी गई है। किसे दी गई है? श्रीलंका को दी गई है। तो पूर्वी समुद्र की स्वामिनी कहा गया है श्रीलंका को, क्योंकि श्रीलंका का उस तरह से क्षेत्र में फैला हुआ है। चलिए, ये तो बात हम समझ गए। यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे देख रहे होंगे दक्षिण अमेरिका को हम याद करते हैं, मतलब साउथ अमेरिका को याद करते हैं। साउथ अमेरिका में ब्यूनस आयर्स करके एक नगर है। ठीक है? तो साउथ अमेरिका अगर जाइएगा तो वहाँ पे ब्यूनस आयर्स नगर नाम का एक है, जो कि चौड़ी सड़कों के कारण क्या होता है, उसे दक्षिण अमेरिका का पेरिस कहा जाता है। और किसे कहा जाता है? दक्षिण अमेरिका का ब्यूनस आयर्स नगर को कहा जाता है। आर्यस बोला जाता है। ठीक है? आप इसे आय रश बोलिए। ठीक है? और चौड़ी सड़क के कारण बोला जाता है दक्षिण अमेरिका का पेरिस। क्लियर? अगर पूछे माल्टा जो है किस सागर में अवस्थित है? तो भूमध्य सागर में अवस्थित है। किसमें है? भूमध्य सागर में। अगर आपसे पूछे माल्टा सागर जो है, मतलब माल्टा जो है किस सागर में अवस्थित है, कहाँ पे है, और तो बताइएगा भूमध्य सागर में है। अलास्का की बात अगर हम करें तो अलास्का जो है हम जानते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में है। तो अलास्का किस देश का भाग है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का है। तो अलास्का जैसे शब्द आए संयुक्त राज्य अमेरिका लगा दीजिए। विश्व का कौन सा शहर जो है या कौन सा नगर जो है शहरों का शहर कहलाता है? तो हम इटली का वेनिस को कहते हैं। क्या कहते हैं? शहरों का शहर कहा जाता है। बहुत ही खूबसूरत जगह है, आप जा सकते हैं, घूम सकते हैं। अगर मैं बात करूं और क्या बात करूं, तो देखिए बता देते हैं। अब हम चलते हैं महत्वपूर्ण जो स्थल हैं, स्थलों के उपनाम की हम बात करते हैं महत्वपूर्ण स्थलों के उपनाम। जैसे कि हम बता देते हैं, लौंग का द्वीप किसे कहा जाता है? जंजीबारा को कहा जाता है। किसे कहते हैं? जंजीबारा को कहा जाता है। तो लौंग का द्वीप अगर पूछे तो जंजीबारा टिक लगा दीजिएगा। अगर 7 पहाड़ियों का नगर पूछे तो रोम को टिक लगाइएगा। अगर शाश्वत शहर बोले तो रोम को ही टिक लगाइएगा। और इंटरनल सिटी बोले या शाश्वत शहर बोला जाए, ये रोम को टिक लगाइएगा तो आपका सही हो जाएगा। अगर मैं और बात करूं, क्या बात करूं, एड्रियाटिक की रानी बोला जाता है, जो कि हम इटली में है और वेनिस में है, क्योंकि शहरों का शहर भी इसी को वेनिस को ही बोला जाता है। तो एड्रियाटिक की रानी पूछे तो वेनिस कहाँ है? इटली में। अगर मैं बात करूं और कि नील का वरदान या नील का उपहार बोलिए, तो नील जो है कहाँ बहता है? नील नदी, तो हम मिस्र में, तो मिस्र को बोला जाता है। नील का वरदान मिस्र को बोला जाता है, क्योंकि नील की वजह से ये बहुत ही आगे तरक्की पे है मिस्र। इजिप्ट जिसे बोलते हैं मिस्र, मतलब इजिप्ट। निषिद्ध शहर पूछे तो हम बताएंगे तिब्बत में है, लहाशा को बोला जाता है। तो निषिद्ध शहर बोला जाता है लहाशा को, जो कि तिब्बत में है। अगर पूछे लैंड ऑफ थंडरबोल्ट तो हम भूटान को हम पढ़ चुके हैं। नदियों का देश पूछे तो बांग्लादेश, एकदम याद रखिएगा, बांग्लादेश को हम याद रखेंगे नदियों का शहर। नहरों का देश अगर बोले तो पाकिस्तान को, पाकिस्तान जो है नहरों के लिए भंडार है। अगर स्काई एस्कैर्पस
का नगर अगर पूछे तो न्यूयॉर्क को बताइएगा। न्यूयॉर्क को 2 नाम से हम जानते हैं, एक तो स्काई तो उड़ने वाला, स्काई स्कैपर्स, पर्स बताइएगा, स्क्रैपर्स का नगर अगर पूछे तो न्यूयॉर्क, एम्पायर सिटी न्यूयॉर्क। अंध महाद्वीप, अंध महाद्वीप अगर पूछे तो अफ्रीका को टिक लगाइएगा। किसे बोलिएगा? अफ्रीका को। तो अंध महाद्वीप अफ्रीका। अगर मैं बात करूं स्वर्णिम, जो स्वर्णिम द्वार का नगर बोलिए तो हम बोलेंगे सैन फ्रांसिस्को को बोला जाता है। जो स्वर्णिम द्वार का नगर हम बोलेंगे तो सैन फ्रांसिस्को को बोलेंगे। अगर पूछे कि क्वेकर सिटी किसे बोलते हैं तो हम बताएंगे फिलाडेल्फिया को बोला जाता है। तो फिलाडेल्फिया नाम का जो जगह देख रहे हैं उसे हम क्वेकर सिटी के नाम से जानते हैं। और स्वर्णिम द्वार का नगर कहा जाता है सैन फ्रांसिस्को को कहते हैं। और भी सवाल सुन सकते हैं। एंटीलीज का मोती कहा जाता है क्यूबा को कहा जाता है। किसे कहते हैं? क्यूबा को। तो एंटीलीज का मोती कहा जाता है क्यूबा को। अगर आपसे पूछे विश्व का चीनी का कटोरा किसे कहेंगे तो क्यूबा को ही कहा जाता है चीनी का कटोरा, जिसे हम शुगर कहते हैं। तो चीनी का कटोरा अगर पूछे क्यूबा, एंटीलीज का मोती क्यूबा, ठीक है, मोती कहे या चीनी का कटोरा कहिए। सफेद हाथियों का भूमि थाईलैंड को कहा जाता है। सफेद हाथी का भूमि है वो थाईलैंड। हजारों झीलों की भूमि फिनलैंड को ही कहेंगे। सफेद हाथी का भूमि कहिए या हजार झीलों की भूमि, फिनलैंड को टिक लगाइएगा। अगर मान लीजिए उगते हुए सूरज का देश देखना है तो जापान को देखिए, क्योंकि डूब गया था, अचानक उठा है, क्योंकि परमाणु बम तो जापान में ही गिरा था ना, और 2 बार गिरा था, एक हिरोशिमा एक नागासाकी। मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है नॉर्वे को कहा जाता है। तो मध्य रात्रि के सूर्य का देश अगर पूछे तो नॉर्वे को टिक लगा दीजिएगा। स्वर्णिम पैगोडा का देश म्यांमार को बोला जाता है, मतलब बर्मा को बोला जाता है। पैगोडा का देश अगर बोले तो म्यांमार। दक्षिण का ब्रिटेन न्यूजीलैंड, ठीक है। भूमध्य सागर का कुंजी जिब्राल्टर जल संधि को कहा जाता है। अगर पूछे कि चाबी, भूमध्य सागर का कुंजी बोलिए या चाबी बोलिए तो जिब्राल्टर जल संधि को। और दक्षिण का ब्रिटेन हम न्यूजीलैंड को बोलते हैं। कंगारुओं का देश किसे बोलते हैं बताइए? तो हम ऑस्ट्रेलिया को बोलेंगे, क्योंकि कंगारू सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया में ही होता है, कंगारू वहीं सिर्फ ज़्यादातर मिलता है। चलिए, तो हम पढ़ने जा रहे हैं जलमंडल एवं महासागरीय धाराएं पढ़ेंगे, जिसे हम हाइड्रोस्फीयर एंड ओशियन करेंट्स बोलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होने वाले महासागरीय जल, जिसे हम ओशियन करेंट्स बोलते हैं, को क्या कहा जाता है? तो महासागरीय धारा कहा जाता है। जो महासागरीय ओशियन जो वाटर होता है उसी को हम लोग कहते हैं महासागरीय धारा। धारा क्या होता है? एक निश्चित धारा में प्रवाहित हो रहा है, इसमें न रुक, न कहीं मुड़ेगा, न किसी और रास्ते में जाएगा। अगर जाएगा तो सीधे रास्ते में जाएगा, मतलब इसका जो मार्ग बना हुआ है उसी रास्ते में जाएगा, उसी को महासागरीय धारा कहते हैं। अगर महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के कारण अगर बोले तो हम कई रूप बताएंगे। जैसे पृथ्वी के परिभ्रमण गति के कारण भी होता है, महासागरीय धारा बदलते हैं। वायुदाब के कारण बदलता है। प्रचलित पवन के कारण भी हमारी जो महासागरीय जो धारा हैं वो बदल जाती है, ओशियन करेंट्स बदल जाते हैं। वाष्पीकरण के कारण और वर्षा के कारण भी, अगर ज़्यादा वर्षा हुई तो भी दिक्कत हो सकती है। घनत्व की मतलब डेंसिटी के कारण होता भी है। तापमान में अंतर अगर है तो होगी महासागरीय धारा परिवर्तित होगी। या तट रेखा की आकृति अथवा महाद्वीपीय जो तटीय बाधा है या बांध जो बनाते हैं, बाधा जो होते हैं, तटीय बाधा होने की संभावना है, उसके कारण भी परिवर्तित होने की संभावना बनी रहती है। तो ये क्लियर हो गया। अगर हम और बात कर लेते हैं तो पृथ्वी की सतह का कितना भाग जो है जल से ढका है? तो 2/3 ही भाग जो है जल से ढका हुआ है। मतलब 2/3 भाग ही तो ढक गया, तो मतलब सबसे ज़्यादा तो ढक गया है कि नहीं? चलिए और बात करें, हमबोल्ट की बात करते हैं। हमबोल्ट एक धारा है को किस अन्य नाम से हम जानते हैं? तो हमबोल्ट धारा को हम शीत जल धारा में रखते हैं और पेरू की धारा कहते हैं। पेरू की धारा कहते हैं, याद रखिएगा, पेरू जल की धारा कहेंगे या पेरू की धारा कहिएगा। किसे? हमबोल्ट धारा को, क्योंकि इसका दूसरा नाम है। तो हो सकता है ये पूछते कि पेरू की धारा का दूसरा नाम क्या है, तो हमबोल्ट धारा बता दीजिएगा। अगर हम बात करें टर्की के उत्तर में कौन सा सागर है? तो कैस्पियन सागर है, हम जानते हैं। अगर टर्की जा रहे हैं और टर्की के नॉर्थ में पूछेगा कौन सा सागर आप जा रहे हैं, तो कैस्पियन सागर जा रहे हैं। अब चलते हैं हिंद महासागर में प्रवाहित होने वाली
अगुलहाश, क्या नाम है? अगुलहाश किस प्रकार की जलधारा है? तो हम बताएँगे गर्म जलधारा है। तो अगुलहाश नाम का एक गर्म जलधारा है जो कि हिंद महासागर में प्रवाहित होती है। डायरेक्ट सवाल पूछता है। एक सागर जो है जिसे हम सागर गैसो सागर बोलते हैं, इसका संबंध जो है किस महासागर से है? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर से है। तो आपसे पूछेगा नॉर्थ अटलांटिक महासागर से किस महासागर का संबंध है? तो हम बताएँगे सागर गैसो सागर से ही संबंधित है। ठीक है? क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए? एकदम नहीं होनी चाहिए। और भी बात करें हम लोग तो टेरेनियम टेरेनियन सागर जो है इटली, सिसिली और सार्डिनिया एवं कोर्सिका से घिरा हुआ है। तो एक बात जान लीजिए, यहाँ पे तो मैंने सिर्फ पढ़ लिया, आपको सिर्फ सुनना है कि मान लीजिए इटली का नाम सुने हैं, सिसिलिया का नाम सुने हैं, इटली का नाम सुने होंगे, सिसिलिया का नाम नहीं सुने होंगे, लेकिन सिसिलिया याद रखिएगा, सिसिली पूरा नाम है सिसिलिया, मैंने बोलता हूँ ऐसे ही याद करने के लिए, सिसिली ऐसे बोलते हैं और सर्डिनिया बोलते हैं, सार्डिनिया बोला जाता है और कोर्सिका बोला जाता है। ये सब जो घिरा हुआ है, एक सागर से घिरा हुआ है, उस सागर का नाम है टेरेनियन सागर नाम है। क्या नाम है? टेरेनियन सागर है। क्लियर हो गया? अगर आपसे पूछे कि 90 ईस्ट रीज क्या बनेगा? 19 ईस्ट, ईस्ट माने पूर्व, रीज, ठीक है, रीज किस महासागर में स्थित है? तो हिंद महासागर में ही स्थित है। इसका नाम ही है 90 ईस्ट रीज, रीज बोलते हैं इसे। अगर आपसे और सवाल पूछेंगे कि कौन सा देश जो है उत्तरी अटलांटिक प्रवाह द्वारा सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला देश है? तो नॉर्वे है। कौन है? नॉर्वे। ठीक है, नॉर्वे। तो नॉर्वे जो है ये उत्तरी अटलांटिक प्रवाह जो होते हैं उससे बहुत ही फायदा उठाता है, लाभान्वित होता है, प्रॉफिट होता है। क्लियर? चलिए आगे चलिए। अगर मैं बात करूं किनारी धारा की बात करेंगे तो किनारी धारा जो है साउथ अटलांटिक महासागर में धाराओं के पूर्व वृत्त के निर्माण में योगदान नहीं देता है। तो आपसे कैसे पूछेगा कि सर्कल के निर्माण में योगदान नहीं देगा, सर्कल बनने में, वृत्त बनने में, ठीक है? तो याद रखिएगा किनारी धारा पूछे कि किनारी धारा जो है दक्षिण अटलांटिक महासागर में धाराओं के पूर्व वृत्त के निर्माण में योगदान नहीं देगा। याद रखिएगा, धाराओं के निर्माण में नहीं देगा। गल्फ स्ट्रीम की बात करेंगे। क्या बात करेंगे? गल्फ स्ट्रीम, नाम सुने होंगे। गल्फ स्ट्रीम जो है क्या है? तो महासागरीय गर्म जलधारा है। क्या है? महासागरीय गर्म जलधारा है। ठीक है, ये हो गए। अगर बात करें सपाट शीर्ष की बात करें, किसकी बात करें? सपाट शीर्ष वाले समुद्री पर्वत क्या कहलाते हैं? तो हम बोलेंगे गू ऑट कहेंगे, गू यॉट कहा जाता है। याद रखिएगा, गू यॉट। चलिए अब हम पढ़ेंगे इसमें प्रमुख गर्म महासागरीय जलधारा की बात करते हैं। तो प्रमुख गर्म महासागरीय धारा जो है कौन कौन है? तो देखिए हमारा प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर में आपकी गर्म जलधारा बहती है। उसी तरह ठंडी जलधारा महासागरीय धारा बहेगी, मतलब ठंडी महासागरीय जलधारा बहेगी जो कि प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर में। लेकिन कहाँ पे, किस क्षेत्र में, कैसे बहेगी उसकी बात करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये प्रशांत महासागर का हम सबसे पहले पढ़ेंगे। तो प्रशांत महासागर में गर्म जलधारा जो है कौन कौन है? तो देख लीजिए, उत्तरी विषुवतीय रेखीय जलधारा ये गर्म जलधारा है जो कि कहाँ बहती है? प्रशांत महासागर में। यही प्रशांत महासागर में क्यूरेशियो जलधारा के नाम से जानते हैं, क्यूरोशियो, ठीक है, रोशियो, क्यूरोशियो नाम की जलधारा है जो कि जापान की काली जलधारा के नाम से हम इसे जानते हैं। ये प्रशांत महासागर में बहती है और ये गर्म जलधारा है। उत्तरी प्रशांत प्रवाह ये भी प्रशांत महासागर में ही बहेगा क्योंकि प्रशांत है। और याद रखिएगा ये गर्म जलधारा है, ये भी याद रखेंगे। अलास्का की जलधारा, तो अलास्का जो है कहाँ है? उत्तरी अमेरिका का हिस्सा है। तो अलास्का की जलधारा जो है ये भी प्रशांत महासागर में ही बहती है, लेकिन ये गर्म जलधारा है। ठंडी जो है प्रशांत महासागर में ठंडी जलधारा नहीं है, ये गर्म महासागरीय जलधारा है। एक बात ध्यान रखिए, अगर पूछे सुषिमा धारा अगर पूछे, जिसे हम टी सुषिमा भी बोलते हैं, तो सुषिमा जो है जलधारा अगर पूछे कहाँ बहती है तो हम बताएंगे प्रशांत महासागर में बहती है। और ये कौन सी धारा है? तो हम बताएंगे ये गर्म जलधारा है।
क्लियर हो गए। अगर मैं पूछूं कि दक्षिणी विषुवतीय रेखीय जलधारा अगर पूछे तो आप बताइए कौन सा है, तो हम बताएंगे ये है प्रशांत महासागर में बहने वाली गर्म जलधारा है। तो इसे हम गर्म महासागरीय जलधारा बोले या गर्म धारा बोले, एक ही है लेकिन प्रशांत महासागर में बहती है। अगर मैं बात करूं पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा, जिसे हम न्यू साउथ वेल्स धारा भी बोलते हैं, और ये धारा कहाँ बहती है, किस महासागर में, तो प्रशांत महासागर में बहती है। और कौन सी धारा है, तो ये महासागरीय गर्म जल धारा है। क्लियर। एल नीनो धारा जो है, एल नीनो जलधारा जो है ये भी प्रशांत महासागर में बहती है, और ये एल नीनो नाम का जलधारा जो है गर्म महासागरीय धारा है जो कि प्रशांत महासागर में। अब चलिए प्रशांत महासागर में ठंडी जलधारा के बारे में हम समझते हैं। किसके बारे में, ठंडी जलधारा के बारे में। तो ठंडी जलधारा कौन कौन है प्रशांत महासागर में, वो सुनिए। क्यूराइल जलधारा जो है ये हमारा प्रशांत महासागर में ही बहता है, लेकिन ये ठंडी जलधारा है। कौन सी जलधारा है, ठंडी जलधारा है, जिसे हम एक और नाम से जानते हैं, उसका नाम है ओया शिबो। क्या बोलिएगा, ओया शिबो धारा बोलते हैं। क्लियर हो गए, जिसे हम क्यूराइल जलधारा के नाम से भी जानते हैं। कैलिफोर्निया जलधारा भी है जो कि प्रशांत महासागर में बहती है, लेकिन कैलिफोर्निया जलधारा जो है ठंडी महासागरीय जलधारा है। क्लियर। अगर मैं बात और करें तो जिसे हम हम्बोल्ट जलधारा बोलते हैं, इसी का एक और नाम से जानते हैं, पेरुवियन धारा के नाम से जानते हैं। तो पेरू के नाम से भी जाना जाता है। तो पेरुवियन धारा जो है ये ठंडी जलधारा है। कौन सी धारा है, ठंडी जलधारा है, और ये प्रशांत महासागर की धारा है, लेकिन ठंडी है, गर्म नहीं है। एक अंटार्कटिका प्रवाह के नाम से जलधारा बहती है, और ये जो है प्रशांत महासागर नहीं बहती है, लेकिन अंटार्कटिका में ठंडी जलधारा होती है। तो ठंडी महासागरीय जलधारा जो है कहाँ बहती है, प्रशांत महासागर में। तो प्रशांत महासागर में गर्म जलधारा तो हम जान ही गए, तो ठंडी जलधारा भी जान गए। और ठंडी जलधारा का अंतिम जो प्रशांत महासागर में बहती है उसकी अगर बात करें तो उसका नाम है ओखोटस्क। याद रखिएगा, टस्क धारा कहा जाता है, ओखोटस्क धारा कहा जाता है, जो कि प्रशांत महासागर में बहती है, और ये ठंडी जलधारा है। क्लियर। आगे बढ़ें, अब पढ़ेंगे अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर में गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा। तो देखिए, प्रमुख गर्म महासागरीय धारा को पढ़ते हैं, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर। प्रशांत महासागर का दोनों पढ़ लिए, ठंडा और गर्म दोनों पढ़ लिए धारा। अब चलिए आगे चलें और समझते हैं कि प्रमुख गर्म महासागरीय धारा अटलांटिक महासागर में कौन कौन है। तो इसमें उत्तरी विषुवतीय रेखीय जलधारा जो है अटलांटिक महासागर में ही बहती है। देखिए, उत्तरी विषुवतीय रेखा जलधारा ये प्रशांत महासागर में भी बहेगी, और उत्तरी विषुवतीय जो जलधारा है ये अटलांटिक महासागर में भी बहेगी। तो दोनों में ये उत्तरी विषुवतीय जलधारा बहता है, लेकिन ये गर्म महासागरीय जलधारा है। तो अटलांटिक में बहे या प्रशांत महासागर में है तो गर्म महासागरीय धारा। और याद रखिएगा, दक्षिणी विषुवतीय जो जलधारा है ये भी अटलांटिक महासागर में बहेगा, लेकिन प्रशांत महासागर में ये धारा नहीं बहेगी। लेकिन हाँ, यही धारा आपको देखिए दक्षिणी विषुवतीय महासागरीय धारा में बहेगा, क्योंकि हिंद महासागर में बहेगा। और हिंद महासागर में अगर बहेगा तो ये गर्म जलधारा में आएगा। तो हिंद महासागर में गर्म महासागरीय जलधारा जो है उसे हम दक्षिणी विषुवतीय रेखा जलधारा भी बोलते हैं, जो कि ये अटलांटिक महासागर में भी दक्षिणी विषुवतीय रेखीय जलधारा बहता है। लेकिन याद रखना है, उत्तरी विषुवतीय जलधारा जो है दो महासागर में बहता है, एक अटलांटिक और दूसरा प्रशांत महासागर में। उसी तरह दक्षिणी विषुवतीय रेखा जलधारा दो महासागर में बहेगा, एक अटलांटिक महासागर में और दूसरा हिंद महासागर में। और ये दोनों जो बहेगा दक्षिणी विषुवतीय और उत्तरी विषुवतीय जलधारा, तो ये गर्म जलधारा में आएगा, और ये महासागरीय धारा होगा गर्म। अगर मैं बात करूं मोजाम्बिक धारा जो है कौन सी धारा है, तो गर्म धारा है। और गर्म धारा है तो कहाँ, किस महासागर में बहेगी, तो हिंद महासागर में बहेगी। और अगर बात करें अगुलहास धारा जो है, अगुलहास धारा जो है ये भी गर्म धारा है और हिंद महासागर में भी बहेगी। लेकिन हिंद महासागर के सिवा एक और सागर में बहती है, उस सागर का नाम बताइए। लेकिन अभी तक तो इस सागर का नाम जो है नहीं सुने होंगे, लेकिन एक बात जान लीजिए, अगुलहास अगर जलधारा बोले तो हिंद महासागर टिक लगाइएगा, और गर्म जलधारा में टिक लगाइएगा। ये हो गए। अगर मैं बात करूं फ्लोरिडा
की धारा अगर पूछे कि कहाँ बहती है, तो हम बताएँगे अटलांटिक महासागर में बहती है और ये गर्म जलधारा में डाला जाता है। तो गर्म महासागरीय जलधारा में फ्लोरिडा नाम की धारा है, जो कि अटलांटिक महासागर में बहती है। अगर मैं बात करूँ कि गल्फ स्ट्रीम या खाड़ी की धारा अगर पूछे या गल्फ स्ट्रीम की धारा पूछे कि किस महासागर में बहती है, तो हम बताएँगे अटलांटिक महासागर में बहती है। कहाँ बहती है? अटलांटिक महासागर में बहती है। और अटलांटिक महासागर में बहती है तो कौन-सी धारा है? तो गर्म महासागरीय धारा है। क्लियर? तो गल्फ स्ट्रीम कौन-सी धारा है? गर्म, याद रखिएगा। नॉर्वे का धारा अगर पूछे कि नॉर्वे का धारा क्या होता है, तो नॉर्वे का धारा जो है वो गर्म महासागरीय जलधारा कहलाता है, याद रखेंगे। और यह अटलांटिक महासागर में बहने वाली धारा है। उसी तरह ग्रीष्मकालीन मानसून प्रवाह अगर पूछे तो ये हिंद महासागर में बहने वाली गर्म जलधारा है। तो गर्म गर्म जलधारा अगर पूछे तो हिंद महासागर में बहने वाली कौन-कौन है? तो दक्षिणी विषुवतीय रेखा जलधारा, मोजाम्बिक धारा, अगुलहास जो है जलधारा बोलिए या धारा बोलिए, या ग्रीष्मकालीन मानसून प्रवाह बोलिए। और एक और हिंद महासागर में बहती है, वो धारा का नाम है मेडागास्कर धारा, और ये हिंद महासागर में बहने वाली गर्म जलधारा है। क्लियर? अब इसी तरह आपको आ जाइए यहाँ पे एंटाइल्स या एंटीलीज धारा अगर पूछे और एक पूछे प्रति विषुवतीय जलधारा पूछे, तो ये दोनों जलधारा जो है अटलांटिक महासागर में बहने वाली गर्म जलधारा है। तो अटलांटिक महासागर में कौन-कौन धारा बहती है गर्म जलधारा? उत्तरी विषुवतीय जलधारा, दक्षिणी विषुवतीय जलधारा, फ्लोरिड की जलधारा, गल्फ स्ट्रीम की जलधारा, नॉर्वे की धारा, प्रति विषुवतीय रेखीय जलधारा और एंटीलीज धारा, ये सब जो है गर्म जलधारा है और ये अटलांटिक महासागर में बहती है। ठीक है? अब देखिए यहाँ पे बता देते हैं, हिंद महासागर की मौसमी जलधाराएं प्रत्येक 6 माह में अपनी दिशा बदल देती है। तो प्रत्येक 6 महीने में दिशा बदल देता है कौन? हिंद महासागर में बहने वाली मानसूनी जलधारा। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं हम प्रमुख ठंडी महासागरीय धाराएं, जो कि अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर की बात करेंगे, क्योंकि प्रशांत महासागर का दोनों पढ़ लिए, गर्म और ठंडा, क्योंकि प्रशांत महासागर में हम पढ़ ही लिए थे। ठीक है, चलिए तो अब देखिए अटलांटिक महासागर में हम ठंडी जलधारा कौन कौन है, तो हम पढ़ेंगे लेब्राडोर की धारा जो है ये अटलांटिक महासागर में बहने वाली धारा है और ये ठंडी जलधारा है। ठीक है, ठंडी जलधारा है। पूर्वी ग्रीनलैंड धारा अगर पूछे तो ये भी ठंडी जलधारा में आता है और ये बहती कहाँ है? अटलांटिक महासागर में। अगर इरमिगर धारा अगर पूछे, इरमिगर बोलिएगा, इरमिगर, तो ये धारा भी ठंडी जलधारा है और ये अटलांटिक महासागर में बहने वाली धारा है। कनारी धारा जो है ये भी अटलांटिक महासागर में बहने वाली धारा है और ये ठंडी जलधारा है। फॉकलैंड धारा अगर पूछे तो ये भी अटलांटिक महासागर में बहने वाली धारा है और ये भी ठंडी जलधारा है। क्लियर हो गए? अगर आपसे पूछे कि हिंद महासागर में बहने वाली ठंडी जलधारा कौन कौन है, तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा को हम ठंडी धारा में रखते हैं और हिंद महासागर में बहती है। अगर शीतकालीन मानसून प्रवाह की बात करें तो ये भी हिंद महासागर में बहने वाली जो है ठंडी जलधारा है। सोमालिया धारा, दक्षिण हिंद धारा और अंटार्कटिका, ठीक है, अटलांटिक नहीं, अंटार्कटिका जो है ये हिंद महासागर में बहने वाली ठंडी महासागरीय जलधारा है जो कि हिंद महासागर में बहती है। क्लियर हो गए? कोई दिक्कत तो नहीं होने चाहिए। चलिए आगे चलिए और समझते हैं नेक्स्ट। चलिए अब पढ़ने जा रहे हैं ज्वारभाटा, इसी में आएगा, टेम्परेचर है, लवणता है, ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, अब जैसे देखिए महासागरीय जल की अगर बात करें, ठीक है, सिर्फ ये सब पढ़ते जाएंगे, जो इंपॉर्टेंट रहेगा उस पर हम डबल रिपीट करेंगे। ठीक है, तो महासागरीय जल के तापमान को प्रभावित करने वाले कारक जो हैं कौन कौन हैं, तो अक्षांशीय स्थिति जो कि लैटिट्यूड जिसे बोलते हैं, या आप बोल सकते हैं सनातनी, नाम ही है इसका सनातनी, या प्रचलित पवने बोलते हैं इसे। ठीक है, पवने मतलब हवा, हवा मतलब वाइंड, याद रखेंगे। स्थल तथा जल का असमान वितरण, तो स्थल और जल का जो है असमान वितरण होता है, अलग अलग हो जाता है। महासागरीय धाराएं इसी में आएगा, सब महासागरीय जल के तापमान को प्रभावित करने वाला चीज है। ठीक है, महासागरीय जल धारा तो प्रभावित करता ही है।
और अगर बात करें तो कोई भी खंडों को प्रवाह जो है खंडों को प्रभाव में करता है, इफ़ेक्ट करता है, अभियान में करते हैं। अगर बात करें लवणता तो ये नमक वाला जो है ये भी प्रभावित करता है महासागर को। और हिमखंड हो जाए या हिमशैल हो जाए तो ये भी हम जो है दिक्कत है, तापमान में परिवर्तन कर सकता है। तो चलिए और जानते हैं। अगर आपसे पूछे कि सागरीय जल में लवणता प्रति 1000 ग्राम मतलब प्रतिशत में पूछ रहा है कितनी होती है, तो 30% होती है। औसत लवणता अगर एवरेज पूछे तो 35% लगभग, ऐसे 30 होना चाहिए, ठीक है? प्रति 1000 ग्राम अगर पूछे तो 30%, लेकिन एवरेज अगर पूछते रहा है उसी में, तो आप याद रखिए 35%। सागरीय लवणता की बात करें, नमक की बात करें, मुख्य स्रोत कौन-सा है? तो भूमि है। भूमि ही तो है। सागरीय लवणता कौन? भूमि। अगर आपसे पूछे सागरीय जल की लवणता में सर्वाधिक योगदान किसका रहता है? सोडियम क्लोराइड का रहता है। कितना प्रतिशत रहता है? 77.8% जो है रहता है और लवण का होता है। तो सोडियम क्लोराइड लवण का इसमें ज़्यादा भूमिका होता है। कौन में? सागरीय जो जल की लवणता है, उसमें लवण मतलब नमक, नमकीन लगता है इसलिए लवणता नाम रख दिया गया है। तो 77.8% होते हैं। ग्रेट साल्ट झील का नाम सुने होंगे। साल्ट माने होता है नमक, जिसे लवणता भी बोलते हैं। तो ग्रेट लवण झील भी बोल दीजिए या ग्रेट साल्ट झील बोल दीजिए। कहाँ स्थित है? तो हम ग्रेट लग गया संयुक्त राज्य अमेरिका टिक लगा के आ जाइएगा। अगर आपसे पूछे विश्व में सर्वाधिक लवणीय सागर या झील कौन सी है? तो तुर्की के बॉन झील है। बॉन झील में पता है 330% जो है लवण है। मतलब सर्वाधिक लवणीय सागर है, नमक है, उसमें आप जल्दी जीवित रहिएगा ही नहीं। 330% है। उसमें अरब सागर का अगर पानी का बात करें, खारापन की बात करें तो 35%। महासागर का तो ऐसे भी खारा पानी होता है। अगर जॉर्डन के जो है मृत सागर, जॉर्डन के मृत सागर जिसे डेड सी बोलते हैं, औसत लवणता कितनी है? तो 238% है। जो सोचिए कि बॉन झील में 330% है जो कि तुर्की के है, बॉन झील में सर्वाधिक लवणता। और जो मृत सागर में उसकी मृत सागर कहाँ है? जॉर्डन में। उसमें जो है 238% है। ऐसे मृत सागर बताया गया क्योंकि इसमें इसी में जब जीवित नहीं रहेगा तो उसमें कैसे रहेगा आदमी? चलिए, कौन-सा सागर जो है महासागरीय मरुभूमि के रूप में संबोधित किया जाता है? तो सारगैसो सागर को कहा जाता है। सारगैसो सागर को मरुभूमि के रूप में संबोधित करते हैं। इसमें मरुभूमि के नियम है, इसमें वो इतना नहीं है। ठीक है, नाम है इसका सारगैसो, लेकिन ये है नहीं, एक तरह से समाप्त हो गया है। ऐसे बोल दिए मरुभूमि है, मरा हुआ भूमि, मरुभूमि है। एकदम क्या बोलते हैं मरुस्थल है उसको एक तरह से। महासागरों की लवणता अगर बात करें, तो देखिए महासागरों की औसत लवणता पूछे महासागर का, तो बताएँगे 35%। अगर लवणता मतलब नमक, याद रखिए साल्ट। प्रशांत महासागर की औसत लवणता पूछे, ऐसे महासागर का एवरेज पूछेगा ना तो 35%। लेकिन स्पेशल पूछे प्रशांत महासागर का औसत लवणता तो 31 से 35% बताइएगा। अगर इसी में पूछे अटलांटिक महासागर का औसत लवणता तो 36%। मतलब अटलांटिक महासागर में सबसे ज़्यादा है 36%, लेकिन हिंद महासागर में 35 से प्रतिशत है जितना हमारा प्रशांत महासागर में है। ठीक है, ये बात हो गई। अगर उसी तरह हम बात करें बंगाल की खाड़ी में लवणता पूछे तो 30%, बंगाल की खाड़ी में 30% है, ज़्यादा नहीं है। अरब सागर की लवणता जो है 36% है क्योंकि अटलांटिक महासागर में भी आपको 36% है। तो अरब सागर की लवणता, अटलांटिक महासागर की लवणता 36% है। अब ग्रेट साल्ट लेक जो संयुक्त राज्य अमेरिका में है, उसकी लवणता कितनी है? तो 220% है, 220%। सोचिए ज़्यादा है, ठीक है? और अयानवर्ती अक्षांशों पर जो महासागरीय लवणता है वो 38% है, समझ गए? ज़्यादा नहीं है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं हम देते, इससे सवाल भी आने की संभावना नहीं होती है। अगर आपसे पूछे कि खुले सागरों की लवणता, जो खुले हुए सागर में है, ठीक है? उसकी लवणता जो है 33 से 37% है, जिसमें हम लोग थोड़ा-मोड़ा नहा-वहा सकते हैं, इस समय नहा-वहा सकते हैं, ज़्यादा दिक्कत नहीं। कैस्पियन सागर की उत्तरी भाग में लवणता जो है वो 14% है, कुछ ज़्यादा नहीं है। लेकिन कारा याद रखिए कारा बूगास की खाड़ी जो है उसमें लवणता कितनी है? 33% है। तो ये सब में आप नहा-वहा के कूद-वूद के आ सकते हैं, लेकिन नाव सब में थोड़ा-सा दिक्कत है, डेंजर है। मृत सागर में तो आप नहाना संभव ही नहीं, ज़्यादा दूर तैर ही नहीं सकते। कितना पीछेगा नमक? अगर मैं बात करूं महासागर में ज्वार-भाटा की उत्पत्ति के क्या कारण हैं, तो गुरुत्वाकर्षण, अभिकेंद्रीय बल तथा अपकेंद्रीय बल के कारण होता है। अगर बात करूं एक स्थान पर एक दिन में एक ज्वार
एक भाटा आता है तो उसे क्या कहते हैं? तो दैनिक ज्वार भाटा कहते हैं। परमानेंट, दैनिक मतलब आते जाते वाला ज्वार भाटा कहिएगा, उसे दैनिक ज्वार भाटा में रखते हैं। ठीक है, क्लियर बात है। अगर मैं बात करूँ और कुछ जानकारी ले लेते हैं, थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट, अब ज़्यादा है नहीं ये। तो यहाँ पे देखिए, महासागर में जो है ऊँची जल तरंगें किससे उत्पन्न होती है? तो चंद्रमा से होती है, हमेशा याद रखिएगा। सही बात है, अगर महासागर में ऊँची जल तरंगें अगर उत्पन्न हो रही है तो चंद्रमा में, इसलिए रात में देखिएगा बहुत ही ज़्यादा पानी बढ़ता है। जैसे ही शाम होने लगता है, पानी का रफ्तार जो है तेज़ हो जाता है और रात में वहाँ पे समुद्र पे रहना या द्वीप पर रहना बहुत ही खतरनाक होता है। तो ऐसे कई बार है कि रातों में डूब जाते हैं और दिन में फिर अपनी जगह पे आ जाते हैं। जब सूर्य जो है पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं, पिक्चर देख चंद्रमा को देखते हैं, है ना? तो सूर्य जो है पृथ्वी और चंद्रमा के जो है क्या है? एक सीधी रेखा में है। तो याद रखेंगे उसे बृहद ज्वार उत्पन्न होने की संभावना होती है। तो बृहद ज्वार उत्पन्न होती है जिसे हम सीजी कहते हैं। अर्थात तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में अगर है तो उसे हम सीजी क्या बोलते हैं? सीजीगी बोलते हैं और सीजीगी होने के कारण बृहद ज्वार उत्पन्न होता है। बस इतना ही जान लीजिए। अगर पूछे एक स्थान पर एक दिन में 2 बार उत्पन्न ज्वार के मध्य कितने समय का अंतराल होता है? तो 24 घंटे 26 मिनट का होता है। 24 घंटे 26 मिनट का होता है, बस इतना जान लीजिए। क्लियर हो गए? अब सवाल सुनिए, पृथ्वी के परिभ्रमण मतलब घूर्णन के कारण 24 घंटे में प्रत्येक स्थान पर 2 बार ज्वार और 2 बार भाटा आता है। क्लियर? चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो नदी, रिवर्स के बारे में।